जय हिंद एवरीवन। सो आज हम हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर। हमने हाइट एंड डिस्टेंस जो एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने कुछ बेसिक्स कल कवर किए थे, आज थोड़े से कुछ काउंटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय कमाने वाला चैप्टर है। अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम पे मेहनत करना और क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना आ गया तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन बचेगा। और एनडीए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, 1 to 2 क्वेश्चन, और कभी एक आध नोट ऐसा भी एग्जाम निकला इसमें एक भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आया। सीडीएस में हाँ जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। मैंने एक जनरल फॉर्म बनाई थी जिसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। वो जनरल फॉर्म क्या थी? अगर मेरे पास कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है, मतलब उस डायग्राम में मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो जो भी ऑब्जेक्ट है, टावर है या बिल्डिंग है, उसकी हाइट गिवन है। उसके अलावा क्या है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, जिसमें मैंने एक को माना था θ1 और दूसरे को माना था θ2, ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन था, जहां पे ये दो पॉइंट्स थे, जहां पे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन था d, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से मेरे पास कोई भी, मतलब यहाँ पे खुद ब खुद देखो तीन चीजें हैं, हाइट है, एंगल्स है और एक ही डिस्टेंस है d। इन तीनों में एक भी अननोन होगा, मैं अपने एक्सप्रेशन की मदद से आसानी से निकाल ले सकता हूँ। एक्सप्रेशन क्या था, h इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट θ1 माइनस कॉट θ2, है ना। यहाँ पे जनरली जो मिस्टेक होती है ना, पहले वो बता देता हूँ क्या मिस्टेक करते हैं सभी, है ना। कभी भी जब आप एंगल नो अपना डायग्राम बना रहे हो, पहले तो उसमें रिस्पेक्टिवली करके नो हमेशा वर्ड दिया होगा, नहीं भी दिया होगा ना तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन में दो एंगल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक दिया है 60 डिग्री। इसे इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अब मैं कहाँ पे 30 डिग्री लिखूंगा, कहाँ पे 60 डिग्री लिखूंगा, जरूरी नहीं है मेरे को क्वेश्चन में बताया, मैं खुद ब खुद नो कॉमन सेंस का भी यूज कर सकता हूँ। मेरे को खुद ब खुद बताओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 100 मीटर का टावर मेरे सामने खड़ा हुआ है ना। खुद से अंदाजा लगाओ, 100 मीटर टावर से मैं, जो टावर है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर का टावर है, उससे मैं 100 मीटर की दूरी पे हूँ। अभी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोलूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा, कम होगा। पर जैसे जैसे मैं उसके नजदीक जाना स्टार्ट करूंगा, खुद ब खुद देखो मैं अपना सिर ऊपर करता जाऊंगा, क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, है ना, ये वही सुंदर सी आंख, तो जब मैं बिल्डिंग से या किसी टावर से थोड़ा सा दूरी पर हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। पर जैसे जैसे मैं पास बढ़ता जाऊंगा किसी भी बिल्डिंग के, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मुझे नहीं भी गिवन हो इन्फॉर्मेशन तो मैं खुद ब खुद बोलूंगा कि जो मेरा दूर वाला पॉइंट है, अगर मैं बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट से दूर हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इट वुड बी 30 डिग्री। पर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट एक टावर के पास में चलता जाऊंगा, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा 60 डिग्री। अब वो कुछ भी दे, वो बोलता है कि 30 60 नहीं है, नाउ इट इज 28 एंड 92। तो खुद ब खुद बताओ 28 क्या होगा, दूर वाला। जब मैं दूर हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, जैसे जैसे पास गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला गया, इट इज 92, ठीक है। तो कॉमन सेंस का भी यूज करना है। जो थ्योरी होगी ना हाइट एंड डिस्टेंस का, बेसिकली क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन खुद ब खुद बोलेगा मुझे कैसे सॉल्व करना है ना। बस तुम जो लैंग्वेज है ना उसको डिकोड करके अपना डायग्राम बना पाओ। जैसे ही तुमने डायग्राम बना लिया, फिर तुमको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम तुमको अच्छे से आती है। और जो बेसिक एंगल है ना 0 से 90 डिग्री और कुछ हाफ एंगल जो मैंने पहले नो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रेशियो वाले चैप्टर में कराया, बस उनका यूज करके खत्म है चैप्टर। हाइट एंड डिस्टेंस को तुम ये भी बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने किया था, इसमें बस इतना याद रखना, ये जो θ1 है ये बाहर वाला एंगल है ना। कभी ये मत करना कि आपने डायग्राम ऐसे की जगह उल्टा बना लिया और नेमिंग करते पे क्या किया आपने, लिख दिया इसको θ1 θ2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो θ1 है वो बाहर वाला एंगल है, ठीक है। यहां पे लिख भी लेना, एंगल अवे फ्रॉम टावर, या फिर सीधे हिंदी में लिख लेना बाहर वाला एंगल, ठीक है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। एग्जाम में 2.5 नंबर खराब करके और माइनस में भी जाने से अच्छा है ना थोड़ा सा चीज को क्लियर रख लो। यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है ना, तो शॉर्ट ट्रिक में अंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं, आप सीधे बोलोगे θ1 θ2। आपने क्या किया, θ1 इसको लिख दिया 30 डिग्री, इसको लिख दिया 60 डिग्री, फिल कर दिया, कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, आपका टाइम भी खराब होगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो इस चीज का याद रखना। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, दूसरा एक्सप्रेशन भी सेम ही है, बस क्या हो सकता है नो,
बस उसकी फॉर्म चेंज होने वाली है। आइए, मैंने बोल दिया टावर इस साइड में है, टावर पे एक पॉइंट है जो एंगल बना रहा है θ2, फॉर एग्जांपल इट इज पॉइंट P, ये टावर है AB, ठीक है, और इस पॉइंट से ये एंगल बना रहा है θ1। बेसिकली है कुछ भी नहीं, मैंने इमेज को केवल उल्टा करके लिखा हुआ है, फॉर्म बता रहा हूँ। अगर इस तरह की फॉर्म भी होगी ना तब भी सेम ही काम करना है। ये H, इसको मान लिया मैंने D, कुछ भी लिख लो तुम, इसको X भी लिखो, पर तुम्हें याद रह चाहिए अगर इस तरह की फॉर्म कहीं भी बन रही है जहां पे ये और ये चीज गिवन है तो एक ही बार में नो, तुम्हें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे यही लिखना है, सेम है यहाँ पे भी। H इज इक्वल टू D cot θ1 माइनस cot θ2, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है, बस क्या है फॉर्म चेंज हुई है। ये मैंने दिखाया क्यों है, बेसिकली तो अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, पर मैं बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने जब तक ऐसी इमेज नहीं बनेगी तब तक दिमाग नहीं चलेगा, है ना। अपना जो डायग्राम बना भी लोगे ना उसमें भी कोशिश करो कि जो मैंने अपना पहले से ही पका के नो, जो पहले से ही तैयार रखा हुआ है उसका यूज मैं कैसे कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए दो फॉर्म्स, ठीक है, तीसरी फॉर्म भी देखो, यहीं पे बताता चल जाता हूँ, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगा, अभी मेरे पास हाइट गिवन है और ये वाला डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम गिवन है, अभी मैं एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ अल्फा, इसको लिख लेता हूँ बीटा, है ना। इस टाइम मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास रिलेशन मेरे को फाइंड आउट करना है एक्स और वाई में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इट इज एक्स। ये जनरल फॉर्म्स लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधे जनरल फॉर्म उठा के और पुट कर देनी है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इसको पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन। अगर मेरे पास इस तरह का कोई एंगल मिल जाए, इसकी नेमिंग भी कर दी ABC और इस पॉइंट को मान लिया मैंने D, मेरे पास बेसिकली दो ट्राइंगल है, एक ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं इस वाले इन ट्राइंगल ABD में देख लेता हूं, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABD में देखो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं अभी के लिए मान लेता हूं H, बाद में हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं H अपॉन X, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ अब मैं दूसरे ट्राइंगल में देखता हूं, इन ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC में मेरा tan कितना होगा अल्फा, देखो इट वुड बी tan अल्फा, और tan अल्फा में परपेंडिकुलर कितना है H अपॉन बेस कितना है X प्लस वाई, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें ना नोट करते चल जाना, मैं इसके नोट्स इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि वीडियो देखो, वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाओ, है ना। है कुछ भी नहीं, एक पेज के नोट्स हैं, मैंने बोला है बहुत ज्यादा समय खराब करना नहीं नोट्स पे, है ना। कलरफुल 7 तरीके के पेन नहीं यूज करना, सीधे लिखना, 3 फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स पे डायरेक्ट आ जाना विदाउट वेस्टिंग नो सिंगल मिनट। अभी मेरे पास tan बीटा की वैल्यू आ चुकी है ना, देख सकते हो tan बीटा इज इक्वल टू कितना है H अपॉन X। क्या मैं X को उस तरफ ले जाके लिख सकता हूँ H की वैल्यू में, H इज इक्वल टू tan बीटा, सेम यहां पे से मैं H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। H इज इक्वल टू लिख सकता हूं tan X प्लस वाई, H इज इक्वल टू tan अल्फा ब्रैकेट में X प्लस वाई, ठीक है। और हाँ, ये एंगल नहीं है, मल्टीप्लाई में, ये भी याद रखना, फिर बोलो कि सर एंगल में तो ये हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल लिख सकता हूं, दोनों तरफ H है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं tan बीटा इज इक्वल टू X tan अल्फा, ठीक है। मैं tan अल्फा की बस बेसिकली दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, प्लस y tan अल्फा, tan बीटा, सॉरी y tan अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, अभी मैंने कुछ चीज मिस की है, बिल्कुल की है। H इजिकल टू एक्स टेन बीटा आएगा, इट वुड बी एक्स टेन बीटा, ठीक है। अब मैं ये इस वाले एक्स टेन अल्फा वाले एक्सप्रेशन को एक साइड में लेके आता हूं, ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरफ लेके आया हूं और दोनों में से x कॉमन ले लिया। देखो एक्स टेन बीटा और एक्स टेन अल्फा में से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बच गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस तरफ देखो क्या बचा, बाय tan अल्फा। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो मेरा h भी अभी एलिमिनेट हो चुका है और मुझे जिस चीज की वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू भी मेरे पास में है। ये है दूसरा जनरल एक्सप्रेशन। कभी भी इस तरह की अगर फॉर्म बनती है तो समय खराब नहीं करना है ना, ये 2-3 जनरल एक्सप्रेशन याद रखने हैं। क्वेश्चन आया
वैल्यूज उठा के बस अपने एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो जो चीज याद रखने वाली थी वो क्या है, वो ये है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन समझने के लिए बहुत अच्छा है ना, पर इस अभी सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा। समय बचाने के लिए हम जनरल एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये याद रखना है। तो अभी दो फॉर्म्स बन गई। पहली फॉर्म क्या थी, अगर हाइट गिवन है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और ये डिस्टेंस डी गिवन है, तो उनमें एक्सप्रेशन में मेरे पास जो एक्सप्रेशन मिला था वो क्या था, एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। अब मेरे पास क्या है, हाइट इज नॉट गिवन, हाइट गिवन नहीं है मेरे पास, ये दोनों डिस्टेंस गिवन है एक्स और वाई। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, अल्फा और बीटा माना है, तुम थीटा वन थीटा टू भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने बस इसलिए नहीं माना है ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तुमको, है ना, फॉर्मूलाज में। यहाँ पे भी सेम याद रखना, जो अल्फा है ये कैसा एंगल है, बाहर वाला एंगल है हमेशा अल्फा, गड़बड़ नहीं करना वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास अब क्या हो, x की वैल्यू गिवन हो, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो, मैं तुरंत आंसर बता दूंगा। उसके अलावा अगर मेरे पास y की वैल्यू गिवन नहीं है ना, y की वैल्यू सॉरी गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर से मैं एक्सप्रेशन की मदद से निकाल सकता हूँ। बेसिकली मुझे ये h फाइंड आउट करके नो बाद में हाइपोटेन्यूज की तरफ से खेलना नहीं है, मेरे को डायरेक्ट मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसकी मदद से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर नाउ अगर मैं समरी में लिखूं तो बस तीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये साफ करके बस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसके भी नोट्स नहीं दूंगा, आधे पेज के नोट्स में क्या ही दूं, है ना। नोट्स में केवल इतने 3 पॉइंट्स आएंगे। डायग्राम नंबर 1, ठीक है, इट इज थीटा 1 थीटा 2 हाइट गिवन दिस डिस्टेंस गिवन। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या था, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, अब तो नो तुमको खुद भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद याद हो गया होगा। कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। दूसरा जनरल एक्सप्रेशन क्या था, अगर मेरे पास थोड़ा सा शेप चेंज होगा, है ना, शेप चेंज कैसा होगा, अगर मैं इसी को ऐसे करके बना, मतलब तुम कैसे भी बना लो बेसिकली, इट डजेंट मैटर। इट वॉज थीटा 1 थीटा 2, बाहर वाला एंगल हमेशा थीटा 1 होगा, याद रखना है ना। दिस डिस्टेंस इज डी। अब देखो कैसे ही बन सकता है, लो ये फ्लैग स्टाफ आ गया, सबस्टेंडेड एंगल आ गया, है ना, ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ आ गई, ऐसा आपके पास आएगा अभी क्वेश्चन, है ना। ये सबस्टेंडेड एंगल के बिना उससे मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे पास थीटा 2 मिल जाए बस। उसके बाद ये एच गिवन है, तब भी मेरे पास क्या है, सेम एक्सप्रेशन है, नो चेंज। बेसिकली क्या है, बस शेप को थोड़ा सा घुमा दिया है ना, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। थर्ड वाला थोड़ा सा चेंज है, इस बार मेरे पास क्या है, हाइट गिवन नहीं है, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, जिसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। ये वाला डिस्टेंस गिवन है, इट इज दिस वन इज एक्स, ठीक है, दिस वन इज वाई। तब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, इट वॉज x इज इक्वल टू वाई टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बेसिकली इन दोनों में ही कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों की दोनों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि है ना यहाँ पे बेसिकली दो ही एक्सप्रेशन है, एक वो एक्सप्रेशन है, ठीक है, डी कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, और एक ये एक्सप्रेशन है, दोनों में कुछ खास चेंज है नहीं, दोनों के दोनों सेम है क्या, बस मेरे पास एच गिवन नहीं था तो मैंने अलग तरह से कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पर एच गिवन था, ये चीज गिवन नहीं थी, मैंने अलग तरह से कैलकुलेशन कर ली थी। ठीक है, तो बेसिकली दोनों की दोनों चीजें सेम थी, है ना। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस बने, है ना, कि थ्योरी पढ़ के ना हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सारे पीवाई क्यूज लिए मैंने, एनडीए सीडीएस के या तो सीजीएल के, है ना। सबसे पहले क्या गिवन है, मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा, मेरा स्टेप नंबर 1 वही है, इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ टावर, ये रहा मेरे पास एक टावर, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, टावर अच्छा बनाते हैं, ये रहा मेरे पास एक टावर। इस टावर के ऊपर मैंने लगा दिया एक नो नेशनल फ्लैग, चलो इसको अपना तिरंगा झंडा ही बना देते हैं, ठीक है, मैंने बना दिया एक झंडा। उन्होंने बोला ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट कितनी है, देखो 6 मीटर। अब 6 मीटर में ऐसा मत करना, ये पूरा 6 मीटर नहीं है, केवल यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा फ्लैग है, ठीक है, इसकी हाइट है 6 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ शैडो ऑफ 2√3। अब देखो इसकी जो लेंथ है या हाइट है वो तो 6 मीटर है, पर ये जो शैडो बना रहा है जमीन पे कहीं पे जाके,
वो शेडो कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना शेडो, तो ये स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन, तो ये शेडो है 2√3 मीटर का, ठीक है। उसके अलावा कह दिया अलोंग द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल दैट द सन मेक्स विद द ग्राउंड, ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले उसका यूज करता हूं। खुद ब खुद देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में, बिल्कुल है। क्या ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं, कुछ चीजों को लेट कर लेता हूं। इसको लेट कर लिया मैंने x, इसको लेट कर लिया y फॉर नाउ, ठीक है, वो मेरे पास 2√3 गिवन है ही। सबसे पहले इस वाले एंगल में देख लेता हूं मैं, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, है ना। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन 1 अभी के लिए। मैं कंप्लीट इस वाले एंगल के लिए भी देखता हूं, है ना। दोनों एंगल हैं एक्चुअल में आपस में इक्वली, बस दोनों राइट एंगल डिफरेंट है इसलिए उनकी वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी। क्या इसको मैं ऐड करके लिख सकता हूँ 6 + x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखना मैं कंप्लीट इस वाले राइट एंगल में देख रहा हूँ, है ना। अभी मैंने छोटे वाले राइट एंगल में पहले देखा था तो ये कितना आ गया था, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। अब मैं एक बार कंप्लीट इस बड़े वाले राइट एंगल में देख रहा हूँ, है ना। इसमें tan थीटा इज इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया 6 + x अपॉन बेस कितना हो जाएगा बाय, मतलब y कितना है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने माना है। उसके अलावा 2√3 मेरे पास गिवन है, y + 2√3, ठीक है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं करना है, मेरे को कैलकुलेशन करना है। क्या ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्या मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 6 + x अपॉन y + 2√3। अब मैं क्या कर सकता हूं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा xy प्लस 2√3x इज इक्वल टू 6y प्लस xy। कुछ कैंसिल हो रहा है xy से xy कैंसिल। उसके अलावा क्या 2√3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो चलो लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट इज 2√3x इज इक्वल टू 6y, है ना। देखो 2 3 से 6, उसके अलावा इस √3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल √3। तो बेसिकली अगर मैं इस बाय को अपॉन में लेके आ जाऊं यहाँ पे, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन वाई मेरे इज इक्वल टू मेरे पास बचता है √3, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन देखो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैंने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करे हैं। मल्टीप्लाई में खुद ब खुद देख लो, जो 3 होता है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 3 है उसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो पहले मैंने 2 से 6 को कट कर दिया तो मेरे पास 3 आ गया था। 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं, तो इसलिए अगर मैं √3 से एक बार 3 को कट करूंगा तो एक √3 बचेगा। बेसिकली हुआ क्या, कहीं पे लिखा हुआ है 3 अपॉन √3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख सकता हूं, है ना। एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया √3, तो वही इसीलिए ये √3 यहाँ पे बचा हुआ है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई √3, पर मेरा काम अभी चलेगा नहीं, मेरे पास मेरे को एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या देखो मेरे पास इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब मैं x अपॉन वाई और x अपॉन वाई दोनों को आपस में इक्वल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू √3। देखो मैंने दोनों बस tan थीटा और √3 को आपस में इक्वल लिख दिया। खुद ब खुद बताओ √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन ए, ठीक है। बेसिकली अगर तुम्हारे पास डायग्राम बन गया सक्सेसफुली तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है ना, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। चलो ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आ गया फिर से एक टावर। इन्होंने बोला है द शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। x मीटर लॉन्गर हो जाती है कब, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। खुद ब खुद देखो इस साइड में सन है, सूरज देवता, है ना। इस साइड से सूरज पड़ रहा है पहले, है ना, एक सन। इस टावर की जो परछाई है वो पहले किसी भी जगह पे है, ठीक है। पर जैसे जैसे क्या होता है, सन अपनी पोजीशन चेंज करता है, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। मतलब कितना हो रहा है, इनिशियली इट वाज 60 डिग्री, मुझे तो लग रहा है कि जो हमारी जनरल फॉर्म है ना उसमें वाली किसी फॉर्म से ही हो जाएगा। इट इज 45 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, जब हम दूर होते हैं तो एंगल कैसा होता है, छोटा होता है, पर जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं एंगल कैसा होता है, बढ़ता जाता है। इसका क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5 3 प्लस, अच्छा टावर की हाइट हमारे पास गिवन है, इसको लिख लेता हूं 5 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। देखो क्या मेरे पास ये जनरल फॉर्म बन गई, ये क्या पूछ रहे हैं, एक्स पूछ रहे हैं। इन्होंने फिर से पढ़ रहा हूं एग्जाम में, द शेडो ऑफ अ टावर फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। जो टावर की शेडो थी वो x मीटर लॉन्गर, x मीटर लॉन्गर और हो जाती है,
कब हो जाती है? जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से चेंज होके 45 डिग्री हो जाता है। यार ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म तैयार है। देखो एच गिवन है, डी मुझे फाइंड आउट करना है, दोनों एंगल्स गिवन है। क्या मेरे पास जनरल फॉर्म यही थी? एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। खुद ब खुद देख लो, पी वाई क्यू ऑलमोस्ट ये तीसरा पी वाई क्यू है जो इसी सेम फॉर्म पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हाइट की वैल्यू कितनी है? 5, 3 प्लस रूट 3। डी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, डी एक्स गिवन है। ठीक है, कॉट थीटा 1 मतलब थीटा 1 क्या होता है? हमेशा बाहर वाला एंगल। कॉट थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉट थीटा 2 मतलब अंदर वाला एंगल। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, इट इज 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1। इसमें से भी मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले, इसमें से मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बच गया है अभी रूट 3 प्लस 1, क्योंकि वापस में ना वहाँ पे जाके कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन, देखो रूट 3 माइनस 1 तो आ गया ऐसे एलसीएम। ठीक है, अपॉन में जो रूट 3 आएगा वो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, वरना तुम लोगों को लगेगा ज़्यादा खिचड़ी हो गई। यहाँ पे तो बचा रूट 3 प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। क्या यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है? एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या ऐसा कोई आंसर गिवन है? बिल्कुल है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने बोला था शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी एक्स मीटर लॉन्गर। जो टावर की शेडो है वो एक्स मीटर लॉन्गर, एक्स मीटर ज्यादा पाई जाती है। कब पाई जाती है? जब जो सन है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करता है 60 डिग्री से 45 डिग्री। ठीक है, मेरे पास उसकी हाइट गिवन थी, ये एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 थीटा 1 और थीटा 2 मेरे पास गिवन है। जनरल फॉर्म में पहले ही निकाल के रखा हुआ हूं अपनी जेब में, मेरे को क्या करना था? उस वैल्यू पुट करनी थी और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये नो इट वाज द, बोल सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखा था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस पी एंड क्यू। चलो सबसे पहले लिखता हूं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू फ्रॉम द बेस। अच्छा लाइन से बोले मैंने, इसको मान लिया पी, इसको मान लेता हूँ क्यू, देखते हैं बाद में अगर ये चेंज होते हैं तो। एंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर 27 डिग्री 63 डिग्री। अब खुद ब खुद बताओ, 27 डिग्री दूर वाला पॉइंट है ना, यहाँ आएगा खुद ब खुद, एंड 63 डिग्री पास वाला है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। चलो ठीक है, मैं तो लग रहा है अगर हम पी और क्यू को कुछ भी लिखेंगे ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो हर जगह मल्टीप्लाई में ही आने हैं, मतलब साथ ही आने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैं अपनी तहजीब के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखे हैं पी और क्यू, 27 के साथ में पी और इसको क्यू लिख देता हूँ। बेसिकली इनका कोई मैथ तो नहीं है, पी और क्यू को आप अभी कुछ भी लिख लीजिए। अभी मैं डिस्टेंस को भी मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मान लेता हूँ पी। ठीक है, इसको मान लेता हूँ क्यू। ठीक है, ये गिवन भी है डिस्टेंस पी एंड क्यू, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, इट इज स्मॉल क्यू, इट इज स्मॉल पी। चलो मैं अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ इसमें। मुझे पता है टेन 27 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अभी के लिए मान लेता हूँ मैं एच। ठीक है, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, देखो ये मैंने कंप्लीट पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। टेन 27 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एच, और बेस कितना है? पी। उसके बाद इसको देता हूँ इक्वेशन 1। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में तो इसको लिखूंगा टेन 63 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? एच अपॉन बेस कितना है? क्यू। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या मैं टेन 63 डिग्री को लिख सकता हूँ कॉट 27 डिग्री? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लाइन 90 माइनस 27, तो खुद ब खुद बताओ टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा होता था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 27 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू। यार अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 से कर देनी है। अगर मैं दोनों इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो खुद ब खुद बताओ कहाँ पे लिख सकते हैं इसको। चलो अभी के लिए डायग्राम की मुझे ज़रूरत नहीं है,
इसको तुम अपनी कॉपी में बनाना। मैं सीधे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, tan 27 डिग्री, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन इसमें cot 27 डिग्री है, इज इक्वल टू, देखो इस तरफ क्या है, h अपॉन पी, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, h अपॉन क्यू। अब सबको आंसर समझ में आ रहा होगा, tan 27 और cot 27। cot 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan 27, है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आइडेंटिटी में, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू। जैसे लग रहा हो ना अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एच किसको लिखो पहले, 1 अपॉन tan 27, tan 27 से tan 27 को कट करो। अरे यार अब इतना दिमाग भी नहीं लगा रहे हो ना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। तो बेसिकली एच की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, अंडर रूट पी क्यू। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, लो बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अच्छा वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन है एनडीए का या तो सीडीएस का, सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है ये। चलो ये क्वेश्चन क्या है, ट्री ऑफ हाइट 15 मीटर। अच्छा ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल वाली किताब में भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ट्री है जिसकी हाइट थी 15 मीटर, ठीक है। पहले इस ट्री की हाइट 15 मीटर थी, पर बहुत तेज तूफान आया जिस वजह से वो ट्री टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो ट्री यहां से टूटता है और टूटने के बाद वो जमीन पे गिर गया, ठीक है। अब लगानी है कॉमन सेंस। उसके बाद क्या बोला है, गिरने के बाद ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट वेयर टी इज ब्रोकन। अब देखो खुद ब खुद बताओ, सबसे पहले 15 मीटर का ट्री था, ठीक है। यहां मैंने मान लिया ये पहले इसकी हाइट थी ए बी, बाद में ये सी पॉइंट से टूट गया और जाके जमीन पे डी पॉइंट पे लग गया, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ, है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये पिंक कलर का पहले इनिशियल ट्री था, ये टूटने के बाद जमीन पे गिर गया है, ठीक है ना। पहले हमारे पास ट्री की पूरी हाइट थी 15 मीटर। बेसिकली जहां से ये टूटा है हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। अभी के लिए मैं इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब मुझे खुद ब खुद बताओ, अगर ये पूरी कंप्लीट हाइट 15 है, ये हाइट x है, तो ये बची हाइट कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब खुद ब खुद बताओ, ट्री यहां से टूटा है, ठीक है, सी पॉइंट से, ए सी जितना टूटा है वही जाके तो जमीन पे लगेगा। ऐसे समझो, एक 10 मीटर का पेड़ था, मैंने बोला 5 मीटर से टूट गया, ये ऊपर कितना बचा, 5 मीटर बचा। अब खुद ब खुद बताओ, जमीन पे जाके जो टुकड़ा लगेगा वो कितने मीटर का लगेगा, 5 मीटर। बेसिकली यही वाला टुकड़ा तो जमीन पे जाके लग गया है, तो इसकी हाइट भी कितनी है, 5 मीटर ही है, क्योंकि कंप्लीट ट्री इनिशियली कितना था, ये 10 मीटर का था, बाद में टूटने के बाद कितना हो गया, 5-5 मीटर हो गया है। अब ये पूरा ट्री पहले कितने था, 15 मीटर का था, किसी हाइट से ही टूट गया है, पर मुझे ये पता है कि ए सी जो है वो 15 माइनस एक्स है, तो जमीन पे जो गिरेगा वो भी कितना होगा, 15 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। अब जब ये 15 माइनस एक्स है, तो क्या मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है। ये लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं बचपन से पढ़ता आया हूं। परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है, इट इज एक्स, ठीक है। टेन थीटा, बिना थीटा के काम नहीं होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इसको मैं लिख दिया टेन 30 डिग्री, ठीक है। एक्स अपॉन परपेंडिकुलर तो ये आ गया, अच्छा सॉरी हमारे पास बेस नहीं है इस बार, क्या गिवन है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज गिवन है। चलो थोड़ा खुद ब खुद दिमाग लगाओ, क्या मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। क्या साइन थीटा वो फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, बिल्कुल आता है। साइन की थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास एक्स है, पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस एक्स। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, हर जगह टेन थीटा नहीं लगाना है। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं चूज करूंगा, मुझे टेन थीटा का यूज करना है या साइन थीटा का यूज करना है या कॉस थीटा का। पर बेसिकली मेजोरिटी में टेन थीटा का यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा का यूज होता है, और कभी एक्सेप्शनली कॉस थीटा का, ठीक है। अब बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, टेन 30 की वैल्यू 1/2 होती है एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इस x को मैं उस तरफ लेके जाता हूं, 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 5 15। तो क्या मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई है मीटर्स में, आंसर
मीटर्स में है और 5 मीटर कोई आंसर है, बिल्कुल है, ये रहा आपका आंसर। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक पेड़ था बहुत सुंदर सा जिसकी हाइट 15 मीटर थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, पेड़ टूट के जमीन पे गिर गया। हमें ये नहीं पता किस पॉइंट से टूटा था, पर ये पता है कि टूटने के बाद वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। मैंने मान लिया कि वो एक्स मीटर की हाइट से टूटा था, तो बची हुई हाइट कितनी होगी 15 माइनस एक्स। जो बची हुई हाइट थी वही जमीन पे जाके टिक जाएगी, तो उसको मैंने 15 माइनस एक्स लिख दिया। टेन थीटा का इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास बेस नहीं था, और टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैंने किसका यूज किया, साइन वाले फंक्शन का यूज किया। परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेन्यूज गिवन थी, एंगल गिवन था, जिसकी मदद से मैंने साइन को फाइंड आउट कर लिया। इट इज नॉट 80 डिग्री, इट इज 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता थी 1/2 होती है। बेसिकली मैंने वैल्यूज को पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया, तो बहुत बड़ा काम नहीं था। तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। बेसिकली पीवाईक्यूज कम मिलेंगे क्योंकि पिछले सालों में आए भी हैं, तो 2 से 3 आए हैं आपके एनडी वाले एग्जाम में, और 3 से 4 आए हैं, या फिर 2 से 3 ही आए हैं सीडीएस वाले एग्जाम में। तो अगर काउंट करना बहुत ज्यादा, अगर पिछले 10 साल के भी उठाओगे ना, तो एक साल में 2, सॉरी एक टाइम पे 2, एक साल में 4, और पिछले सब मिला के इतने हो जाएंगे 40 पीवाईक्यूज मिलेंगे मैक्स टू मैक्स। तो उन 40 पीवाईक्यूज को भी लगा लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज्यादा नहीं बचता है ना। कुछ 8-10 पीवाईक्यूज मैं आज वाले क्लास में भी दे दूंगा, थोड़ा सा ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में अभी इससे ज्यादा समय देने की आई डोंट थिंक जरूरत है। बाकी नेक्स्ट क्लास में विल सी विच टॉपिक विल कवर। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, वीडियोस के नोट्स डेली के डेली बनाना। नोट हमें कभी भी ना बर्डन नहीं रखना है, जैसे मैंने सबसे पहली क्लास में बनाया था कि डेली का डेली जो टास्क होगा या डेली के डेली जो भी काम होगा उसको रोज के रोज खत्म करो, बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का जोश इसी तरह बना रहना चाहिए। सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।